हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तो सबने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इसमें हम आज यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में हमारा यूनिट फर्स्ट है वो है एजुकेशन एंड नॉलेज। तो आज हम एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नॉलेज के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एजुकेशन क्या होता है? हम सब एजुकेशन ही तो ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन का अगर हम इन डिटेल कंसेप्ट पढ़ें तो द वर्ड एजुकेशन ये आपका जो है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू ट्रेन। इसमें जो ई होता है इसका मतलब होता है फ्रॉम इनसाइड, और डूको का मतलब होता है टू ड्रो आउट, टू लीड आउट या फिर टू ब्रिंग अप। तो जब आप ई को और डूको को कंबाइन करोगे तो इससे हमको क्या मतलब निकलता है? टू ड्रॉ फ्रॉम विद इन, मतलब कि बच्चे के अंदर का जो टैलेंट है उसको बस बाहर लेके आना। यही क्या है? एजुकेशन है। उस बच्चे को उसी में ट्रेन करना, ठीक है। तो डेवलपिंग दिस कंसेप्ट फर्दर, जैसे जैसे ये कंसेप्ट आपकी आगे और डेवलप होती गई, तो वी कम टू मीन दैट द एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है विच ड्रॉज फ्रॉम विद इन। टू बी मोर क्लियर, हर एक बच्चा के अंदर कोई ना कोई इनेट टेंडेंसी होती है, मतलब कोई ना कोई उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी छुपी होती है जिसके लिए वो बना ही होता है, ठीक है ना। जैसे किसी के अंदर आर्टिस्टिक कला बहुत अच्छे से होती है, ठीक है ना, तो उसको बहुत पहचानना होता है और उसी को डेवलप करना होता है, ठीक है। यही काम होता है किसका? स्कूल का, टीचर का, ठीक है। तो एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन इज टू ड्रॉ आउट दीज पावर्स आउट एंड डेवलप देम टू द फील्ड, ठीक है। तो एजुकेशन का काम ही यही होता है कि उन पावर्स को पहचानना, उनको बच्चे के टैलेंट को एक तरीके से समझना कि बच्चा किस चीज में टैलेंटेड है और उसको उसी में ट्रेन करना, उसके उन पावर्स को, उसकी उस एबिलिटी को, उसकी उस स्किल को बाहर निकालना और उसको डेवलप करना, ठीक है। जैसे कि आपका एजुकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ट्रेन। इसी तरीके से आपके और भी बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हैं, जैसे कि आपका एजुकेयर है, एजुसेयर है। इन सब का मतलब भी सेम ही होता है, वही टू ब्रिंग अप, टू डेवलप, ठीक है। तो एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? टू डेवलप द इनबोर्न क्वालिटीज ऑफ अ चाइल्ड टू द फुल। ये होता है एजुकेशन का मतलब, ठीक है। ओके, समझ में आया? After throwing light on the true meaning of education, it is clear that education is a process of growth and development. देखो, जब हम एजुकेशन के वास्तविक मतलब पे हमने जोड़ दिया, उसको ढूंढने की कोशिश करी, उसको समझने की कोशिश करी, पहचानने की कोशिश करी, तो समझ में आया कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। एजुकेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो, वैल्यूज एंड हैबिट्स आप सीखते हो थ्रू लर्निंग, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए एजुकेशन के हम डेफिनेशन सब पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ ड्रॉइंग आउट द इनेट पावर, ठीक है। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से बच्चे की जो इनेट एबिलिटी होती है हम उसको बाहर लेके आते हैं, बच्चे को उसको ट्रेन करके उसकी स्किल को डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो इस व्यू को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद जी ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी एजुकेशन को लेकर कि एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन मैन, ठीक है। कि जो परफेक्शन, जो इनेट क्वालिटी उस बच्चे के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको ही डेवलप करना, ठीक है, उसको बाहर लेके आना, ठीक है। ऐसे ही एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसके एजुकेशन की मदद से एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे अंदर इंडिविजुअलिटी का डेवलपमेंट होता है। इस व्यू को ध्यान में रखते हुए आपके पेस्टोलॉजी ने, टीपी नन ने, कंत ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी एजुकेशन को लेके कि लाइक एजुकेशन एक ऐसा हारमोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है मैन की इनेट पावर्स का। एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड सो दैट ही कैन मेक हिज ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। कंत ने भी बोला कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ ऑल द परफेक्शंस ऑफ विच ही इज कैपेबल, ठीक है। जिस चीज के लिए वो कैपेबल है उसी चीज का बच्चे के अंदर डेवलपमेंट करना, ठीक है, ठीक है।
तो अलग अलग व्यू को ध्यान में रखते हुए कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, तो इस व्यू में ध्यान में रखते हुए विवेकानंद जी ने ये बोला एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है विच इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो इस व्यू को ध्यान में रखते हुए इन तीनों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। ठीक है, एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारे बिहेवियर में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इस व्यू को ध्यान में रखते हुए आपकी एक यूएसए की रिपोर्ट आई थी ऑफ द कमीशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। जब कमीशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। ठीक है, तो इस व्यू को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये डेफिनेशन बोली थी कि एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, इज टू डेवलप हर एक इंडिविजुअल के अंदर नॉलेज, इंटरेस्ट, आइडियल्स, हैबिट्स, ये सब बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को ऐसी जगह देख सके, कहाँ वो अपने आप को देख सकता है सोसाइटी में। ठीक है ना, एक ऐसी अपने लिए सोसाइटी में एक जगह बना पाए। ठीक है, एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट, एजुकेशन के माध्यम से हम एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं। ठीक है ना, तो इस व्यू को ध्यान में रखते हुए जेम्स ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी एजुकेशन की कि एजुकेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड हैबिट्स ऑफ सच एक्शन एज विल फिट द इंडिविजुअल टू हिज फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये एजुकेशन की अलग अलग व्यू को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन की अलग अलग डेफिनेशंस थी। ठीक है, आपको इसमें से जो इजी लगे आप वो लिख सकते हो। ठीक है, पर एटलीस्ट एक तो लिखो, जिसमें एक ही है तो एक ही लिखनी है, लेकिन जैसे इसमें 3 थी तो आपको जो इसमें इजीली लर्न हो सके आप वो एक लिख सकते हो। ठीक है, एजुकेशन के कंसेप्ट की बात करते हैं। एजुकेशन क्या है, एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। एजुकेशन एज टीचर ट्रेनिंग, मतलब एजुकेशन के माध्यम से हम टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं, है ना, कि तो इनके अलग से कॉलेजेस होते हैं, अलग से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे हम थ्योरी मेथोडोलॉजी जो होती है एक टीचिंग की, उसके बारे में हम टीचर्स को पढ़ाते हैं। टीचिंग प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइज करी जाती हैं जिससे कि एक इफेक्टिव टीचर हमारा वो बन सके। ठीक है ना, तो ये होता है एजुकेशन एज टीचिंग ट्रेनिंग या टीचर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन एज एन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी लाइक अदर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। देखो, जो एजुकेशन है ये आपका क्या है, एक इंडिपेंडेंट फील्ड है स्टडी का। सीधी सी बात है कि इससे आप अलग अलग कोर्सेज की स्टडी कर सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हो, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक है ना, बीए, एमए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग फील्ड में आप स्टडी कर सकते हो एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है ना, तो अलग अलग सेपरेट फैकल्टी होती है इन सब चीजों के लिए। ठीक है ना, तो ये होता है एजुकेशन एज एन इंडिपेंडेंट फील्ड। ठीक है, एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। देखो, एजुकेशन क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। कैसे, देखो, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने जो मनी इन्वेस्ट करा है, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उस प्रोडक्ट को खरीदने में आपने जो इन्वेस्ट करा है मनी, तो जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ठीक है ना, वो ज्यादा है आपके इन्वेस्टेड मनी से। समझ रहे हो ना, कि आपने वो पैसे दिए, कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए आप, अब वो जो प्रोडक्ट है वो इतना बढ़िया निकला, इतनी अच्छी क्वालिटी। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई पैसे वसूल हो गए, कि इतना बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट आया है ना। तो जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो उस इन्वेस्टेड कॉस्ट से ज्यादा होती है, तो उसी को ही तो हम कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है या नहीं। तो सीधी सी बात है, जब हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हर एक पेरेंट्स देखो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करता है मनी को बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, और सीधी सी बात है, वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस इन्वेस्टेड मनी को क्वालिटेटिवली इंप्रूव कर सकता है या नहीं, है ना, ये बच्चे के हाथ में होता है। तो जब आपके क्वालिटेटिव आउटकम जो होते हैं एजुकेशन के, जब वो आपके इन्वेस्टेड मनी से भी बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है ना, तो वो होती है आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो ये होता है एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। भाई आप एजुकेशन में पैसा लगा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, अब बच्चा बहुत ही निखर के कुछ सफल हो जाए, कुछ बन जाए, तो आपका पैसा वसूल गया। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो अच्छी इन्वेस्टमेंट करी थी, जैसे गुड इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्टमेंट, देखो किसी भी चीज के लिए इन्वेस्टमेंट तो हमें करनी ही पड़ती है। जब हमें कोई चीज बच्चे को सिखानी होती है या कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, भाई आप कोई सामान खरीदोगे तो भी आप उसमें मनी इन्वेस्ट करोगे। ठीक है ना, तो कोई भी चीज क्यों ना हो, इफ यू वांट बेटर, अच्छी क्वालिटी अगर आप चाहते हो तो आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। भाई एजुकेशन के माध्यम से हमारे बिहेवियर में चेंज होता ही है, ठीक है ना,
तो एजुकेशन एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम हमारे सोशल चेंजेस लाने में हेल्प होती है और कंट्रोल करने में, ठीक है। एजुकेशन एज द क्रिएचर एंड द क्रिएटर ऑफ द सोसाइटी, मतलब देखो एजुकेशन क्रिएचर कैसे है सोसाइटी के लिए। देखो हम जो एजुकेशन देते हैं, डिलीवर करते हैं, वो हम सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग, उसकी बिलीव्स आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग हम एजुकेशन को डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका कल्चरल ट्रांसमिशन आ जाता है, आपका ये जो होता है आपकी सोशल नीड्स जो है उनको भी रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है जब हम क्रिएचर की बात करते हैं, ठीक है ना। और क्रिएटर कैसे होगा, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से ही हम ट्रांसफॉर्मेशन भी लाते हैं सोसाइटी के अंदर, एडवांस करते हैं टेक्नोलॉजी को, उसकी इकोनॉमी को, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि एथिक्स और वैल्यूज को भी हम थोड़ा मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रिएचर और क्रिएटर दोनों ही है सोसाइटी के लिए, ठीक है। एजुकेशन एज फिल्टरिंग प्रोसेस इन डेमोक्रेसी, ठीक है। जो मतलब कि डेमोक्रेसी होती है आपकी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है ना। तो एजुकेशन आपकी मदद करती है बच्चों के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिटीजन वाली भावना लेके आने की, ठीक है ना। तो ये वो प्रोसेस है। एजुकेशन इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर, एजुकेशन के माध्यम से हम हमेशा और हमेशा बच्चे के फ्यूचर को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है एजुकेशन इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एजुकेशन की। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इट इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बच्चा, है ना। इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन इन मैन, जो इंसान के अंदर परफेक्शन है या जो उसके अंदर इनेट एबिलिटीज हैं जो निखारी जा सकती हैं, जो डेवलप की जा सकती हैं, उनको डेवलप करना। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है वैसे शोइंग परफेक्शन, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से हम जो है एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। ये एक प्रोसेस है ऑफ फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट। इट एक नेचुरल, हार्मोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स इनेट पावर्स का। ये एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। इसमें मतलब हम जो इंसान के अंदर जो छुपी हुई क्वालिटी है उसको हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली हम उसको डेवलप करते रहते हैं, ठीक है ना। और नेचुरल वे में करते रहते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस है इन प्रोड्यूसिंग चेंज इन द ग्रुप्स एज वेल इन द इंडिविजुअल। ये एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इंडिविजुअल के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं, एक ग्रुप के अंदर भी चेंजेस लेके आ सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना वो ढूंढने की कोशिश करता है द अल्टीमेट ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस को, ठीक है ना। कि इसके माध्यम से बच्चा ढूंढने की कोशिश करता है व्हाट इज द मतलब कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। एजुकेशन के माध्यम से वो ये समझने की कोशिश करता है, ठीक है, गुडनेस को समझने की कोशिश करता है। इट इज फॉर मैन मेकिंग, इससे ये एक कहते हैं ना कि इंसान बन जाओ, तो वही वाली इंग्लिश में ये है कि एजुकेशन एक तरीके से एक इंसान को इंसान बना देती है। कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डअप में भी ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। अल्टीमेट ट्रूथ का मतलब होता है कि आखिर आपने इस जीवन में जन्म लिया है तो आपके जीवन का मतलब कि अल्टीमेट एम क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक अल्टीमेट मतलब कि जीवन की सच्चाई क्या उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अलग अलग एक्सपेक्ट्स को उठाओ, उनको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, तभी तो आपका माइंड प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, सबसे पहला आती है आपके जनरल एजुकेशन। देखो जनरल एजुकेशन क्या होती है कि दिस इज द मिनिमल एजुकेशन रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई ऑल हिज वेरियस नीड, मतलब कि बच्चा कम से कम इतना तो पढ़ा होना ही चाहिए, वो वाली एजुकेशन, ठीक है। ये आपकी लगभग 8th क्लास तक की होती है। कि ऐसा कहना चाहिए कि जैसे कि सरकार ने तो देखो बहुत सारी चीजें फ्री भी कर दी हैं, है ना, प्राइमरी स्कूल के लिए, मतलब कि बच्चा 8th तक पढ़ा होना चाहिए। इसके लिए कहीं कहीं पे फ्री भी पढ़ाया जाता है बच्चों को जो फाइनेंशियली आपके कैपेबल नहीं होते हैं। तो ये एक मिनिमल एजुकेशन होती है जो हर एक आदमी के पास होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चे के अंदर जनरल क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकता है, पैसा कमा सकता है, अपना लिवलीहुड अर्न कर सकता है और अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करता है वो बढ़िया तरीके से, ठीक है।
समाज के साथ बहुत ही कोऑपरेटिवली वो रहता है। तो ये एजुकेशन आपकी 8th क्लास तक होती है, तो ये होती है आपके जनरल एजुकेशन। ठीक है, इसको जो है आपका सरकार ने बहुत जगह पे आपको फ्री भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो बहुत ही मतलब फाइनेंशियली ठीक नहीं होते हैं तो उन बच्चों को देने के लिए ये एजुकेशन। ठीक है ना। फिर आती है आपकी स्पेसिफिक एजुकेशन। देखो, आज की जो हमारा ये मॉडर्न एज है, दिस इज अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, अब वो एक अच्छा सा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता अगर किसी दूसरे से, तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी सोसाइटी में अपने लिए जगह बनाने की, मतलब एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। भाई जैसे मान लो दो बच्चे खड़े हैं, एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है, एक बच्चा थोड़ा कम टैलेंटेड है, जो टैलेंटेड वाला सोसाइटी में जगह बना लेगा वो जॉब ले जाएगा। ठीक है ना। तो आज का जो ये मॉडर्न एज है, एज लॉन्ग एज इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क बेटर देन एनी अदर पर्सन, ही विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन सोसाइटी। ठीक है, तो यही कारण है कि जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स को आज के टाइम पे हम वोकेशनल गाइडेंस देते हैं, जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोफेशन चुन सके जो भी उनकी एबिलिटीज को सूट करे। ठीक है, ये द एम इज टू मेक द इंडिविजुअल प्रोफिशिएंट इन अ पर्टिकुलर स्किल, किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल में वो आपका जो पर्सन है वो आपका प्रोफिशिएंट हो जाए, एकदम बढ़िया हो जाए। तो इट इज ऑल्सो, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव होती है ये जनरल एजुकेशन में। ठीक है ना, बट इट कैन रियली, लेकिन प्रॉफिटेबल भी होती है या नहीं। भाई बेशक एक्सपेंसिव होती है ये एजुकेशन, लेकिन अगर बच्चे की क्वालिटीज अगर निखर कर आ जाए, वो अपने लिए एक जॉब ले ले, सोसाइटी में अपने लिए एक जगह बना ले, तो इसीलिए ये प्रॉफिटेबल भी बहुत होती है। तो यही आ जाता है देखो एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट, कि देखो इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी इफ यू वांट बेटर क्वालिटी। ठीक है ना, जितना पैसा तो आपको लगाना ही पड़ता है, तो देखो ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है ना, ठीक है ना। और प्रॉफिटेबल लेकिन तभी होगी जब वो पर्सन जो है उसके अंदर मेंटल इतनी कैपेसिटी है, फिजिकली वो इतना मतलब स्ट्रांग है कि वो इस प्रोफेशन को पाने के लिए मतलब कड़ी से कड़ी मेहनत करे। ठीक है ना, एक होता है ना कि भाई मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, वो वाली थिंकिंग ना हो उसके अंदर। तो एजुकेशन जो है ये जो एजुकेशन है, स्पेसिफिक एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशन के डेवलपमेंट में भी। ठीक है ना, क्योंकि इससे हमारी कंट्री को वर्कफोर्स मिलती है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्पेशली ट्रेन्ड पर्संस, ये हमें देती है हर एक फील्ड में देती है। ठीक है ना, जो हमारी सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं एंड एनहांस द वेलफेयर ऑफ द नेशन। तो ये आपकी होती है स्पेसिफिक एजुकेशन। फिर आती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। देखो, वो एजुकेशन जिनको हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है जिसमें उसको बोला जाता है फॉर्मल एजुकेशन। लाइक स्कूल में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, एक बिल्डिंग के अंदर, स्कूल के अंदर एजुकेशन को दिया जाता है। ठीक है ना, लाइक इन द स्कूल जो एजुकेटर होता है वो एजुकेट्स को एजुकेट करता है। एजुकेटर मतलब टीचर, एजुकेट्स मतलब स्टूडेंट्स। ठीक है, एजुकेट मतलब पढ़ाना। तो जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाता है अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोग्राम, जिसका एक पर्टिकुलर गोल होता है। ठीक है, हर स्कूल का अपना अपना एक स्पेसिफिक करिकुलम होता है, स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसको वहां पे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको फॉलो करना पड़ता है फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। ठीक है, इनका सिलेबस भी एकदम प्री डिफाइंड, पहले से ही डिफाइंड होता है इनका सिलेबस भी। जो टाइम है, जो प्लेस है पढ़ाने की, वो भी एकदम फिक्स होती है। और जो बच्चे होते हैं, जो एजुकेंट्स होते हैं, उनको उस प्लेस पे स्पेसिफिक टाइम पे ही आना होता है एजुकेशन लेने के लिए। इसकी जो एजुकेशन की लेंथ होती है, जो ड्यूरेशन होता है, वो भी आपका फिक्स होता है टू सम इयर्स। भाई ऐसे ना कि एक तरीके से नर्सरी से 12th क्लास लगभग 12, 12, 13, 14, 15 ईयर्स मान लो। ठीक है ना, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी फिक्स्ड होता है इन टर्म्स ऑफ इयर्स। ठीक है, इस एजुकेशन का एडवांटेज क्या है, दैट इट कैन बी स्पेशली एंड कंसिस्टेंटली प्रोवाइडेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन साइमल्टेनियसली। ठीक है, इस एजुकेशन का फायदा ये है कि हम एक टाइम पे बहुत सारे बच्चों को एक साथ हम पढ़ा सकते हैं, है ना। बट बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीटली फॉर्मल नेचर होने की वजह से, जो फॉर्मल एजुकेशन है, कभी कभी ये फेल हो जाती है टू टच सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ वंस पर्सनालिटी एंड लीव इट कंप्लीटली अंडरडेवलप्ड। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाई, किसी बच्चे की कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं गया। तो ये इसका
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेलियर रहता है, ठीक है। ये होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। एट टाइम्स इट कैन आल्सो बिकम सो डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी दैट इट हिंडर्स रेदर देन हेल्प द एजुकेंट इन सेटिस्फाइंग हिज नीड। दिस फैक्ट कैन बी सीन द केस ऑफ कंटेम्प्रेरी पैटर्न ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जब सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपके वैदिक एजुकेशन आया, मुस्लिम एजुकेशन आया, बुद्धिस्ट एजुकेशन आया, फिर आपके अंग्रेज आए, तो देखो वो उस टाइम पे भी एक तरीके से फॉर्मल एजुकेशन ही कह लो, जहाँ पे एक प्लेस पे और एक टाइम पे बच्चे आते थे एजुकेशन लेने के लिए, है ना, और एक साथ हम बहुत सारे बच्चों को जो है पढ़ाते थे एक जगह पे और एक स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। जैसे कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में आपके मठ विहार बनने लग गए थे, मुस्लिम एजुकेशन में भी आपकी मदीरा मदीरा कह रही हूँ, सॉरी मदीना नहीं, सॉरी मदीरा के मदरसा मदरसा आपके वहाँ एजुकेशन दी जाती थी। इंग्लिश जब ब्रिटिशर्स आए थे तो प्रॉपर स्कूल्स बन गए थे एजुकेशन देने के लिए। तो देखो उन कई बार क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन अपने ही गोल से डिटैच हो जाती है। कैसे? जैसे कि आपने अपने धर्म का प्रचार करना। तो जो वास्तविक चीज है, जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट ला सकती है, जो उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है, उस पे तो तुम ध्यान दे नहीं रहे और अलग अलग चीजों पे ध्यान दे रहे हो जो सिर्फ जिससे तुम्हारा फायदा। जैसे कि अंग्रेजों ने बाइबल कंपलसरी कर दी थी, मुस्लिम्स ने अपनी होली बुक कंपलसरी कर दी थी, ठीक है ना। जब बुद्धिस्ट आए तो उन्होंने अपना कंपलसरी कर दिया था। तो ये क्या है? डिटैचमेंट है फ्रॉम द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि रियलिटी से डिटैच्ड हो जाते हैं हम इस एजुकेशन में, जो बच्चे हैं उनकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो भाई एक बात, तो भाई थोड़ा बहुत तो स्पिरिचुअल नॉलेज इज गुड, लेकिन जमाने में जीने के लिए, दुनिया में जीने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। पैसे कमाने के लिए बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज, वो एबिलिटीज होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। फिर आते हैं हम इनफॉर्मल एजुकेशन पे। देखो, इनफॉर्मल एजुकेशन का कोई स्पेसिफिक टाइम फिक्स नहीं होता है, कोई जगह फिक्स नहीं होती है जहाँ पे ये दी जाती है ये एजुकेशन। इसमें आपका एजुकेटर, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में टीचर आपका एजुकेटर होता है, वो फिक्स होता है कि टीचर से ही पढ़ाता है बच्चों को। लेकिन यहाँ पे एजुकेटर भी आपका फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, कोई रूल्स नहीं होती, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती यहाँ पे। जैसे ये एजुकेशन तो ऐसे होती है जैसे कि मान लो आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, वहां से आपने कुछ सीख लिया, आप अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, वहां पे आपने कुछ सीख लिया, मतलब कि आप एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके जो चीज सीखते हो, दिस इज नॉन एज इनफॉर्मल एजुकेशन। जो आप नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हो, वो होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। ये आप कभी भी कहीं भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो एजुकेशन होती है कभी खत्म नहीं होती है ना। एंड इट टीचेस द इंडिविजुअल मोर देन ही कैन एवर अर्न थ्रू हिज फॉर्मल। और सीधी सी बात है, देखो ये बहुत अच्छी बात है कि फॉर्मल एजुकेशन से बच्चा जितना सीखता है ना, उससे ज्यादा वो इनफॉर्मल एजुकेशन से सीखता है। जब वो बच्चा अपनी लाइफ से एक्सपीरियंसेस गेन करता है, नई नई चीजें लर्न करता है, तो वो एजुकेशन आपको लाइफ टाइम लर्न रहती है या नहीं। ये कभी एंड नहीं होती है आपकी, ठीक है ना। जो चाइल्ड है लर्न्स मैनी थिंग्स व्हेन ही कम्स इन कांटेक्ट विद द न्यू पीपल, ठीक है ना। वो बहुत सारे नए नए वर्ड्स डिस्कवर करता है जब वो नई नई जगह जाता है। सीधे देखो, आपने भी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जब आप छोटे होगे तो जब आप अपने माता पिता से बात करते हो, कुछ मीडिया में कुछ देखते हो, टीवी पे कुछ देखते हो, फोन में कुछ देखते हो, या बाहर जाते हो, तो आपको अलग अलग वर्ड सीखने को मिलते हैं। आप पूछते हो मम्मी इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन ही है, ठीक है। दिस एजुकेशन कैन नॉट बी इवेल्युएटेड एज फॉर्मल एजुकेशन कैन, जस्ट क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन को आप इवेल्युएट कर सकते हो क्योंकि वहां पे फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन का कोई इवेल्युएशन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। और इसके लिए ना ही कोई आपको डिग्री मिलती है, ना कोई सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एजुकेशन तो ऐसा होती है कि जैसे कि आप कहीं गए और आपने देखा कि अच्छा आजकल तो इस तरीके की चीजें भी यूज होने लग गई हैं, तो इससे कितना आराम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैसे यूज करनी है, आप कि आपको नहीं पता था कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नाम की भी कोई चीज होती है। आप कहीं गए, किसी रिलेटिव के घर गए, वहां आपने देखा अच्छा ये मशीन ऐसे काम करती है, ऐसे इसको यूज किया जाता है। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन ही तो है, जहां पे आप कुछ ना कुछ सीख के आ रहे हो, आप जहां भी कुछ जा रहे हो, तो ठीक है। ग्रेजुअल प्रोसेस है,
for people learn a few things after years of experience, but the things learned in this manner prove to be more valuable than all the degrees accumulated through the formal education. ठीक है, तो जो भी चीज आप सीखते हो ना, तो इससे वो आपकी बहुत, जो भी कुछ आप सीखते हो इनफॉर्मल एजुकेशन से, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है देन ऑल योर डिग्रीज. ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन एजुकेशन को प्रोवाइड करती है ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन आपकी ज़्यादा तक जनरल ही होती है नेचर में. ठीक है ना, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, लाइक मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब. ठीक है, लेकिन जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, इसके लिए इसका कोई सब्जेक्ट फिक्स नहीं होता है. आप किसी भी फील्ड में आप इसको गेन कर सकते हो, लाइक कुकिंग में, वॉशिंग में, ठीक है ना, क्लीनिंग में, ठीक है, प्लेइंग में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने में, किसी भी फील्ड में आप इसको गेन कर सकते हो इनफॉर्मल एजुकेशन को. ठीक है, और जो हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है फॉर्मल एजुकेशन से. कहते हैं ना, कई बार हम किताब से पढ़ लेते हैं लेकिन हमें को इतनी चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकली करके ना देख ले तब तक समझ में थोड़ी आती है. तो वही है कि जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करके चलते हैं ना, वो हमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है हमारे लिए. ठीक है ना, आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आप लोग फेस करते हो, उनको जिस तरीके से आप ओवरकम करते हो, ठीक है ना, तो वो, या दूसरों को करके देखते हो, उससे कुछ सीखते हो, तो वो एक इनफॉर्मल एजुकेशन. किसी किताब में नहीं लिखा होता कि आपको इस तरीके से, यही पर्टिकुलर चैलेंज आपको इस तरीके से ओवर करना. सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है ओवरकम करने का चैलेंजेस को. ठीक है ना, ठीक है ना. वो कहते ना, कहावत सुनी होगी आपने कि एक इंसान है, वो रास्ते में चल रहा था और किसी पत्थर से उसका जो पैर है वो टकरा गया, उसको चोट लगी. तो कुछ इंसान, एक इंसान तो वो है जो ठोकर खा के सीख रहा है. एक इंसान वो है जो उस ठोकर लगे इंसान को देख रहा है कि अच्छा ऐसे ठोकर लगेगी तो चोट लग जाती है. तो एक इंसान है वो इन चीजों को ऑब्जर्व करके ही सीख रहा है या नहीं. तो इन बातों में फर्क होता है. तो जो इंसान देख रहा है दूर से खड़ा और देख रहा है कि अच्छा ठोकर खा के जो है चोट लग जाती है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है. ठीक है ना, इनफॉर्मल एजुकेशन उस इंसान की भी थी जिसने ठोकर खा के सीखा था. ठीक है ना, लेकिन जो दूर से खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है ब्रिलियंट, तो वो हुआ ना. तो इसलिए ये एजुकेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है देन योर डिग्रीज. ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपकी कुछ इस तरीके की होती है, लाइक कि कुछ आपके घर में बड़े हैं, एडल्ट हैं, या कोई बच्चा है जिसने बीच में ड्रॉप आउट ले लिया था, वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, या कोई ऐसे पर्सन जो जॉब कर रहे थे लेकिन अब वे चाहते हैं कि साइड बाय साइड वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करते रहे, या कुछ भी कोर्स वो करना चाहते हैं, तो वो आती है आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में. ठीक है ना, ये आपकी प्लान्ड होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है. ठीक है, दैट टेक प्लेस आउटसाइड फ्रॉम स्कूल सिस्टम्स ऑफरिंग फ्लेक्सिबल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू टीचर्स एंड टू चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स. ठीक है ना, देखो नॉन फॉर्मल एजुकेशन फ्लेक्सिबल होती है नेचर में. ठीक है ना, ये आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है आपके बच्चों को, एडल्ट्स को. ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि आपके घर में मम्मी पापा है, देखो पापा नौकरी करते हैं, मम्मी भी हो सकता है नौकरी करती हो, या घर में भी इन्वॉल्व है इफ वो, और वो चाहती है कि मैं ये एजुकेशन लेना चाहती हूँ. ठीक है ना, जैसे कि आप लोग बीएड प्राइवेट कर लेते हो, तो वो क्या एक तरीके से नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ रहा, बस आप पेपर दे के आ जाते हो और आपको डिग्री मिल जाती है, वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ठीक है ना, तो बहुत, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते, तो वो रेगुलर तो उस एजुकेशन को रेगुलर तो वो जाके उसको आपका जो है एजुकेशन नहीं ले सकते, बस इनका तो ये है कि वो अपना सेल्फ स्टडी करते रहेंगे और पेपर दे के आ जाएंगे और डिग्री वगैरह उनको मिल जाएगी, जो भी कुछ है ना, मतलब ये हो जाएगा कि इन्होंने वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, जैसे कि आपका इग्नू है दिल्ली में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको जाना नहीं पड़ता एजुकेशन लेने के लिए या कोई भी डिग्री लेने के लिए, बीएड करने एमएड करने, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी वगैरह करने के लिए, ये तो ओपन यूनिवर्सिटी ही है. ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि आप बस एडमिशन ले लेते हो, बीच बीच में किसी किसी में हो जाता है कि आपका कुछ सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि इसमें ट्रेनिंग अनिवार्य होती है, तो आपको ट्रेनिंग भी दिलवा देते हैं. ये बस आपके टाइम के अकॉर्डिंग
है ना, आपके ही अकॉर्डेंस में एजुकेशन यहाँ पे होती है। जब भी कहते हैं कि ये लर्नर सेंटर्ड होती है, आप पेपर दे आते हो, आपका कोर्स हो जाता है, ठीक है ना। वो होती है आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें कि अगर वो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है कि इसमें आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो आप ही के अकॉर्डिंग जब भी आप फ्री हो, जब भी आप अवेलेबल हो ट्रेनिंग लेने के लिए, आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार आप वहां जाके ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। तो वो होती है आप जब भी ये फ्लेक्सिबल होती है आपकी नेचर में, ठीक है ना। स्कूल में जैसा होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, रेगुलर आना होता है, वो चीज नहीं होती है। जब भी तो कहते हैं कि आउटसाइड होती है ये आपकी फॉर्मल स्कूल सिस्टम से, यहाँ पे कोई फॉर्मल स्कूल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। ये इसका बस मेन फोकस किस पे होता है, स्किल डेवलपमेंट पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग पे, सर्विंग एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द फॉर्मल एजुकेशन विदाउट रिजिड एज स्पेसिफिक और हाईली स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। जैसे कि आपके फॉर्मल एजुकेशन में आपका एक रिजिड और एज स्पेसिफिक होता है ना, कि वहां पे तो इस क्लास में इस एज के बच्चे पढ़ पाएंगे, इस क्लास में इस एज के बच्चे पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। या फिर ये एक्टिविटी इस एज के लिए ही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि नर्सरी क्लास में कोई 7-8 साल का बच्चा एडमिशन ले ले, जस्ट बिकॉज कि किसी कारणवश वो स्कूल नहीं जा पाया, तो शायद फॉर्मल स्कूल्स में शायद ये एप्लीकेबल ना हो, लेकिन ओपन स्कूल्स जो होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी जो होते हैं, उसमें आप ये कर सकते हो, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपकी फॉर्मल एजुकेशन से डिफरेंट होती है, ठीक है ना, और इनफॉर्मल एजुकेशन से भी डिफरेंट होती है, ठीक है। देखो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में इतना ही फर्क है कि एक तो इस फॉर्मल एजुकेशन में आपको रेगुलरली स्कूल जाना पड़ता है, कि स्पेसिफिक टाइम पे जाना पड़ता है, कि टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, इतने बजे घर चले जाते हैं पढ़ पढ़ा के। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना पड़ता है, ठीक है ना। आप किसी कोर्स को प्राइवेट कर रहे हो, दिस इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और इसको कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की दो लोगों ने देखो डेफिनेशन भी दिया, अकॉर्डिंग टू लाल बेला एंड अकॉर्डिंग टू कोम्स एंड अहमद। ये इन्होंने आपकी ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की डेफिनेशंस दी हैं, देख लेते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज आउट ऑफ स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, ये डिजाइन टू प्रोवाइड स्पेसिफिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर द स्पेसिफिक टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। कोम्स एंड अहमद के हिसाब से भी एनी organized systematic educational activity carried on outside the framework of the formal system to provide selected type of learning to a particular subgroups in the population, adult as well as children। कोई भी इसको ले सकता है, चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, कोई भी इसको ले सकता है, ठीक है। देखो, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने सबसे पहले जनरल एजुकेशन की बात करी, स्पेसिफिक एजुकेशन की बात करी, फॉर्मल एजुकेशन की बात करी। अब हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, ठीक है। देखो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में ना अलग से भी लोगों में क्वेश्चन पूछे गए कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, ठीक है ना, कौन कौन इसको ले सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने जब इसके टाइप्स करवाए एजुकेशन के, तो जब इसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन आया, तो मैंने इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में सबको यही लिख दिया, अलग से नहीं लिखा, ठीक है ना, कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन की ये डेफिनेशन है। ये दो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी नॉन फॉर्मल एजुकेशन को लेकर। टाइप्स क्या होते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग, कम्युनिटी एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम क्या मतलब क्या होता है कि जो अडल्ट चाहते हैं अपनी फाउंडेशन लिटरेसी को, न्यूमरेसी स्किल्स को इन्हांस करना, तो वो इस एजुकेशन को ले सकते हैं विदाउट गेटिंग एनी फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है ना। तो आई क्या कहते हैं कि ये जो आपका एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होता है, इसमें क्या होता है कि एडल्ट्स की मदद करता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है और उनको सोशली एक्टिव करता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आप 12th क्लास है, 12th क्लास में आप कोई कहने लगे 30-45 साल का आदमी की भाई मेरे को तो 12th क्लास करनी है, ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना, तो वो शायद उस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा इन फॉर्मल स्कूल स्ट्रक्चर, लेकिन वो नॉन फॉर्मली वो कर सकता है। बहुत से ऐसी लेडीज होती हैं जो नहीं कर पाती है 12th, लेकिन उनका मन होता है 12th करने का, ठीक है ना। वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग क्या होते हैं, जिसमें आपको जॉब रिलेटेड स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं, लाइक कारपेंटरी, टेलरिंग, कंप्यूटर स्किल्स, इलेक्ट्रिक वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं ये जनरली आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हांस करते हैं और आपको फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ठीक है। कम्युनिटी एजुकेशन क्या होती है, इसमें कम्युनिटी एजुकेशन में आपके अंदर
अवेयरनेस डेवलप की जाती है, जिससे कि कम्युनिटीज़ का लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो सके। हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, सिविक एजुकेशन के बारे में और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या होता है कि ये आपको एक चांस ऑफर करता है कि जो अपनी नॉलेज को और इन्हेंस करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, जो लोग अपनी एजुकेशन फिनिश कर चुके हैं लेकिन वो आगे एजुकेशन को कंटिन्यू सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जिससे कि वो अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर सके और किसी चीज़ में एक्सपर्टीज गेन कर सके, उन लोगों के लिए। ठीक है ना। तो इन लोगों के लिए अलग से आपके कोर्सेज होते हैं इनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग होती है। ठीक है ना। तो ऑनलाइन देखो भाई, ये भी तो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन ही है। घर बैठे बैठे आप अपना पढ़ते पढ़ाते रहते हो, ऑनलाइन ही आपको डिग्री मिल जाती है, बस स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना। तो ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग भी होती है, ये भी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम ही है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो जहाँ भी रह रहे हो वहां से इस एजुकेशन को ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल और कन्वीनियंट ही आपकी होती है। ठीक है ना। तो एक मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैसी होती है, ये आपकी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है ना। और लर्नर सेंटर्ड होती है। लर्नर सेंटर्ड का मतलब होता है कि आपकी सुविधा के अनुसार जैसे भी आप इस एजुकेशन को एक्सेस करना चाहते हो वैसे ये ठीक है। आप चाहते हो ऑनलाइन लेना चाहते हो आप ऑनलाइन ले सकते हो, मतलब आपकी कन्वीनियंस ही मैटर करती है इसमें कि जिस चीज में भी आपको सुविधाजनक लगे आप वैसे इस एजुकेशन को लो। ठीक है ना। इस एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये क्या होती है कि टेक्निकल स्किल्स ऑफर करती है और लाइफ टाइम एक्सेस होता है इस लर्निंग का। नॉन फॉर्मल एजुकेशन आप लाइफ टाइम कभी भी ले सकते हो। ठीक है। प्रमोट करती है फाइनेंशियल सफिशिएंसी एंड वर्किंग एबिलिटी को, एनहांस करती है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल कॉन्शियसनेस को, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है टू लर्न इवन आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर्मल एजुकेशन। कंप्लीट हो जाने के बाद भी आप कुछ नई चीज सीखना चाहते हो, कोई कोर्स आप करना चाहते हो, किसी चीज में एक्सपर्टीज आप लेना चाहते हो, प्रोफेशनली आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एम ही होता है कि उन लर्नर्स की मदद करना, उनको एम्पावर करना एंड इनेबल देम टू एक्वायर रिलेवेंट स्किल्स एंड नॉलेज दैट दे कैन अप्लाई टू द रियल लाइफ कंडीशंस। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस भी है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कि एक्सपेंडिंग एक्सेस टू एजुकेशन। भाई इससे क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो इंडिविजुअल्स जो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए थे, जो एक्सेस नहीं कर पाए थे फॉर स्कूल एजुकेशन को बिकॉज ऑफ पॉवर्टी या दूर रहने की वजह से, ज्योग्राफिकल लोकेशन इशू था, एज की वजह से या फिर और भी कुछ पर्सनल उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा एक्सेस है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है ना। सपोर्टिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आप लाइफ लॉन्ग कभी भी आप इस एजुकेशन को ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है जैसे कि आपके स्कूल्स में होती है। ठीक है ना। और इसमें जो बच्चा कहीं पर भी कुछ भी वो सीख सकता है, चाहे वो किसी भी एज का ही क्यों ना हो, है ना। और सोशल इकोनॉमिक चेंजेस के साथ अडेप्ट करता करता वो इन चीज़ों को सीख सकता है। प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है कि वो रेडी हो टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उसके अंदर जॉब रिलेटेड स्किल्स उसको देके। सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन से सोशल अवेयरनेस आती है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन को इंकरेज किया जाता है। इससे क्या होता है कि सोशल प्रॉब्लम्स को लेके अंडरस्टैंडेबल बनाया जाता है पर्सन्स को, जिससे कि वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन सके सोसाइटी का। रिड्यूसिंग एजुकेशनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो एजुकेशन का एक गैप होता है, जो एक इनइक्वालिटी होती है, उसको कम करने की कोशिश करती है बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव बेस। ठीक है ना। जो आपके मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं उनको भी ये सपोर्ट करती है, उनको एनकरेज करती है उनकी लर्निंग को। ठीक है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छी है। अब देखो कौन कौन से पर्सन हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन से बेनिफिट ले सकते हैं। सभी एज के लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो लर्नर्स हो, चाहे वो लेबरर्स हो, चाहे वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हो, कि मतलब फॉर्मल एजुकेशन ले रखी है, पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, चाहे वो कोई भी ग्रेजुएट हो, प्रोफेशनल हो, इंटेलेक्चुअल्स हो या कोई भी हो, वो वो आपका जो है
एलिजिबल है नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए। तो ये बहुत ही बड़े एजुकेशन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में ना लॉन्ग से अलग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, कौन कौन इसको ले सकता है, कितने टाइप्स की ये होती है। तो लॉन्ग में बनता है तो देखो इतना तो देखो फिर लिखना पड़ेगा कि इसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं। तो मैंने इसको यही लिख दिया, ठीक है ना। बाकी एक डिफरेंस ही पूछ लेता है कभी कभी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो लर्निंग दैट हैपेंस आउटसाइड स्कूल्स वो होती है आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो वो एजुकेशन जो स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है। देखो नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपकी फ्लेक्सिबल होती है नेचर में, क्योंकि आप ही के अकॉर्डिंग टाइमिंग इसका सेट होता है और कंटेंट भी आप ही के अकॉर्डिंग सेट होता है। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन का अपना एक फिक्स्ड सिलेबस होता है, इनका टाइम प्लेस सब कुछ फिक्स होता है। करिकुलम की बात करते हैं, इसमें जो करिकुलम होता है वो लर्नर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम ऑलरेडी पहले से ही प्लान होता है, ठीक है। वही सबको फॉलो करना होता है स्कूल्स में। ड्यूरेशन की बात करें तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन यूजुअली ये शॉर्ट ही होती है, ठीक है ना। फॉर्मल एजुकेशन का तो अपना एक कुछ इन टर्म्स ऑफ ईयर्स इसका ड्यूरेशन आपका फिक्स्ड होता है, लॉन्ग टर्म होता है और कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इसमें आप बीच में गैप नहीं ले सकते हो ना, इसमें आप एक बार को ले लोगे। टीचिंग स्टाइल की बात करें तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो इंटरेक्टिव होता है और एकदम लर्नर फोकस्ड होता है। लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन होती है इसमें मोस्टली टीचर ही क्लासरूम्स को लीड करती है, ठीक है। असेसमेंट की बात करें इसमें तो आपका बहुत ही ना के बराबर इसमें असेसमेंट होता है, या कहो कोई फॉर्मल टेस्टिंग ऐसे नहीं होते, लेकिन इसमें रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, इवैल्यूएशंस होता रहता है बच्चों का। सर्टिफिकेशन इसमें तो सर्टिफिकेट कई बार मिल भी जाता है, नहीं भी, लेकिन इसमें तो आपको रिकॉग्नाइज डिग्री और सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं। एज लिमिट की बात करें सभी तरीके के एज के लोग इसमें एप्लीकेबल हैं, लेकिन इसमें आपका ये आपकी एज ग्रुप पे बेस्ड होती है जनरली। एग्जांपल्स की बात करें जैसे कि आप स्किल ट्रेनिंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, एडल्ट लर्निंग प्रोग्राम्स हो गए, इसके क्या एग्जांपल्स हो गए, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होगा आपके फॉर्मल एजुकेशन के एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन लोग उसको ले सकते हैं, कि कितने टाइप्स की नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है। क्या डिफरेंस है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, ठीक है। अब हम वापस मूव करते हैं अपने टाइप्स ऑफ एजुकेशन पे, ठीक है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था जनरल एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एजुकेशन, ठीक है। तो जो डायरेक्ट एजुकेशन होती है ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन प्लस स्पेसिफिक एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस एजुकेशन में क्या होता है, जो आपका टीचर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एजुकेशन जो होती है आपकी किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर दी जाती है। जैसे कि पहले होता था वैदिक सिस्टम में, क्या होता था, जब भी तो ये आज के टाइम पे इतनी सुटेबल भी नहीं है, पहले के टाइम पे तो ये बहुत चलती थी, जिसमें क्या होता था कि जो बच्चे वैदिक ज्ञान लेना चाहते थे तो वो गुरु जी के घर पे ही रुकते थे, ठीक है ना। वो गुरु जी के आश्रम में रहते थे, उनका सेवा करना। वैदिक सिस्टम में आपने पढ़ा था ना ये सब, कि जो बच्चे होते थे वो गुरु के पास ही, जो शिष्य होते थे वो गुरुओं के पास ही रहते थे, उनके आश्रम में ही, उनके घरों में ही रहते थे, कि गुरु जो होते थे उनका रहना खाना पीना सब वही देखते थे, वहीं पे बच्चे पढ़ते थे, वहीं पे बच्चे सोते थे। तो वो होती थी डायरेक्ट एजुकेशन, जिसमें टीचर और बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है होल डे, रोज, ठीक है ना। और किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ज्ञान अर्जित करने बच्चा आता है टीचर के पास। जो स्टूडेंट होते हैं लिव्ड विद द टीचर एंड लर्न वेरियस स्किल्स एंड साइंस के बारे में वो सीखते हैं। डायरेक्ट एजुकेशन बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट थी, प्रैक्टिकेबल थी ये पास्ट में, जब पॉपुलेशन उस टाइम पे इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आज के टाइम पे एक मास्टर कितने इतने सारे बच्चों कहाँ तक रखेगा। पहले टाइम पे तो बहुत कम ही बच्चे, वैदिक सिस्टम में देख लो बहुत कम बच्चे जाते थे अपना एजुकेशन लेने के लिए। तो उस टाइम पे बच्चे से, कि आपने रामायण में भी देखा होगा कि जो राम लक्ष्मण जी थे वो जिन गुरु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी तो वो उन्हीं के यहाँ रहे थे, है नहीं, शिक्षा अर्जित करने के बाद वो अयोध्या आए थे। ऐसा कुछ आपने देखा ना, तो पहले टाइम पे यही होता था, वो डायरेक्ट एजुकेशन ही थी, जिसमें शिष्य गुरु के पास रहता है, वहीं पे ज्ञान अर्जित करता है, और जब उसकी शिक्षा संपूर्ण हो जाती है तो उसके बाद फिर वो अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू गिव डायरेक्ट एजुकेशन, ठीक है, समझ में आया।
इनडायरेक्ट एजुकेशन क्या होती है? देखो, जो इनडायरेक्ट एजुकेशन थी ये आपकी पॉपुलर थी, पास्ट में भी, वॉज पॉपुलर इन द पास्ट, ये और कर लेना। ये जो एजुकेशन है कि आपकी पुराने टाइम पे भी बहुत आपकी पॉपुलर थी बिकॉज ऑफ द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक जो कम्युनिकेशन की जो आपकी पुरानी बेसिक फॉर्म्स होती हैं उनकी ही फॉर्म में ये आपकी पॉपुलर थी। जैसे कि आप जैसे जैसे आपकी मॉडर्न डेवलपमेंट होती गई, प्रिंटिंग प्रेस आई, रेडियो आया, टेलीविजन आया, तो इन्होंने जो बड़े बड़े थिंकर्स थे, जो ग्रेट थिंकर्स थे, उन लोगों के आइडियाज को कम्युनिकेट करना थोड़ा आसान कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो थिंकर्स के आइडियाज होते हैं हम उनको ले पाते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता ना हमारा उन थिंकर से, तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट एजुकेशन होती है जो आप टीवी से, मीडिया के थ्रू आप गेन करते हो, न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप गेन करते हो, बड़े बड़े थिंकर्स के आइडियाज को आप गेन करते हो, किसी की किताब पढ़ रहे हो, किसी फिलोसफर की, किसी थिंकर की, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एजुकेशन है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एजुकेशन आपका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है देन द डायरेक्ट एजुकेशन से। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपकी क्या कहते हैं ऐसे कुछ कोर्सेज करवाती हैं, ठीक है ना, जो कि फाइन एग्जांपल है कि इनडायरेक्ट एजुकेशन का, ठीक है ना। इस फॉर्म ऑफ एजुकेशन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है लेक्चर का, देखो यूनिवर्सिटीज में क्या होता था, बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो इनडायरेक्ट एजुकेशन कराती है, तो देखो उसमें होता क्या, उसमें क्या होता है कि जो आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर चल रहा है आपका, या उस जैसे मान लो मैथ सब्जेक्ट है, तो मैथ सब्जेक्ट के ऊपर का जो लेक्चर होगा उसको ना बच्चे को मतलब रिकॉर्ड करके या प्रिंट करवा के वो बाद में उस बच्चे को पोस्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। और जो उसके साथ जो है कुछ सर्टेन क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे को क्या होते हैं, वो आंसर्स करने होते हैं वो क्वेश्चंस को, तो और वो जो आंसर होते हैं वो जब यूनिवर्सिटी भेजे जाते हैं फिर वहाँ पे इवैल्यूएट होते हैं और बच्चे को फीडबैक या अप्रोप्रिएट गाइडेंस के साथ जो है वो बच्चे को रिटर्न किया जाता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट एजुकेशन होती है, ठीक है। This kind of indirect education offers a better and more practical adjustment to the circumstances of a very large number of individuals। ठीक बात है, एडजस्ट प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट तो यहाँ पे भी होता ही है कि भाई बच्चों को घर बैठे बैठे लेक्चर मिल जाता है, प्रिंटेड फॉर्म में पोस्ट कर दिया जाता है, क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन बच्चा सॉल्व करके वापस यूनिवर्सिटी को सेंड कर देता है, यूनिवर्सिटी उनको एवेलुएट करके उसको गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस दे देती है, नहीं तो फीडबैक दे देती है। तो ये होती है इनडायरेक्ट एजुकेशन, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोरोना में चला था, ना कि क्या कहते हैं टीचर्स आपको क्या करते थे, लेक्चर रिकॉर्ड करके दे देते थे, वो आपको सेंड कर दिया, क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मेल कर दी, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करके टीचर को मेल कर दिया, टीचर ने अपने हिसाब से आपको फीडबैक या गाइडेंस दे दी। तो इस तरीके के ये इनडायरेक्ट एजुकेशन है जिसमें आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता, घर बैठे बैठे आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। जितनी भी बुक्स आपकी बड़े बड़े थिंकर्स ने लिखी होती हैं तो उनको देखो एक बड़ी से बहुत वास्ट ऑडियंस उनको रीड कर सकती है, तो ये भी क्या है, एक इनडायरेक्ट एजुकेशन का ही एग्जांपल है, ठीक है ना। अभी देखो कुछ ही सालों से आपकी टीचिंग भी थ्रू द मीडियम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन ये भी बहुत पॉपुलर हो रही है, ठीक है ना। ऑल इंडिया रेडियो पे रेगुलरली ब्रॉडकास्ट होते ही रहते हैं लेक्चर आपके म्यूजिक एजुकेशन पे, कल्चर एजुकेशन पे, तो ये क्या है, सब इनडायरेक्ट एजुकेशन है, ठीक है। फिर आती है इंडिविजुअल एजुकेशन। देखो इंडिविजुअल एजुकेशन क्या होते हैं, बहुत सारे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जोर दिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब तो आपको सबको पता ही है, जो हर बच्चा किसी ना किसी चीज से लेके एक दूसरे से डिफर होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पे जोर दिया मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने, हैव स्ट्रेस, देखो मैनी ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैव स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल एंड सजेस्टेड दैट द एजुकेटर शुड पे इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच एजुकेंट रिमूविंग हिज डिफिकल्टीज, ठीक है ना। If necessary, modify the syllabus and teaching programs to suit the specific abilities and traits of the educand। ठीक है, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने जोर दिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इंपॉर्टेंस दी उन्होंने कि आप इसको समझो कि लोगों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्या कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के, और टीचर को सजेस्ट किया कि वो हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन वो पे करें
ठीक है ना, और हर एक बच्चे की डिफिकल्टी को दूर करने की कोशिश करें। हो सके तो सिलेबस में भी चेंजेस लेके आए, टीचिंग प्रोग्राम्स में चेंजेस लेके आए जो उस पर्टिकुलर बच्चे की क्वालिटी को निखारने में मदद कर दे, ठीक है ना। जैसे कि आपके किंडरगार्टन हो गए, मॉन्टेसरी प्रोजेक्ट मेथड्स हो गए, तो ये सब क्या है, मॉडर्न मेथड्स ही हैं, ठीक है ना, जो ये वो मेथड्स हैं जिससे हम बहुत ही अच्छी लेवल पे हम इंडिविजुअल अटेंशन दे पाते हैं। प्रोजेक्ट मेथड्स होते हैं, बच्चे प्रोजेक्ट्स मेथड में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ठीक है ना। तो इससे क्या होता है ना कि हम इंडिविजुअल अटेंशन दे पाते हैं हर एक बच्चे पे, ठीक है। मॉन्टेसरी आपका, ये जो आपका मेथड होता है मॉन्टेसरी मेथड, ये भी आपका ना चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है, ठीक है। ये एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कि आपकी डॉक्टर मॉन्टेसरी नाम पे ही ये मेथड भी पढ़ा है, उन्होंने ही इसको डेवलप करा था, जो बच्चे के जो हैंड्स ऑन लर्निंग पे फोकस करते हैं, करके चीज़ों को सीखना, उस पे ये मेथड आपका फोकस करता है। बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ये आपका बात करता है, ठीक है ना। मतलब इसमें ये होता है कि बच्चा जो है अपनी स्पीड से सीखे, ठीक है ना। हाँ, तो ये होता है आपका मॉन्टेसरी मेथड, ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि आपका किंडरगार्टन होता है, ये आपका जो होता है, ये आपका 3 से 6 साल के बच्चों का एक प्रोग्राम होता है, फाउंडेशनल आपका प्रोग्राम होता है। तो इसमें ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि जो बच्चे हैं उनके अंदर मोटर स्किल्स जो है थोड़ी बहुत डेवलप हो, थोड़ी बहुत बच्चा एकेडमिक हो, थोड़ा सोशल हो, मतलब बच्चा एक तरीके से, ठीक है ना। तो किंडरगार्टन का मतलब ही क्या होता है, इसमें बच्चों को गेम्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू अच्छी अच्छी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हो, रीडिंग में, राइटिंग में, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे बच्चों को करवाई जाती है, जिससे कि उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो, उनकी स्किल्स डेवलप हो, है या नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें करवाई जाती हैं, तो बच्चा क्या होता है, सोशल होता है थोड़ा, ठीक है ना। जब इंटरेक्ट करता है, अलग अलग एक्टिविटीज सीखता है, उसके अंदर थोड़ी वो थोड़ा सोशल होता है। तो ये आपका वो मेथड होता है जो 3 से 6 साल के बच्चों को कवर करता है। प्रोजेक्ट मेथड तो आप सबको पता ही है, ठीक है ना। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपका इंडिविजुअल अटेंशन पे करते हैं, ठीक है, हर तरीके से। ये है आपकी इंडिविजुअल एजुकेशन। फिर आती है आपकी कलेक्टिव एजुकेशन। कलेक्टिव एजुकेशन ऐसी होती है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को दी जाती है जो एक प्लेस पे इकट्ठे हुए हैं, उसको बोला जाता है कलेक्टिव एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन एक तरीके से कलेक्टिव एजुकेशन का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि स्कूल्स में जो एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आपस में इकट्ठे होते हैं और उनको एक साथ एजुकेशन दी जाती है, उसी को ही बोला जाता है कलेक्टिव एजुकेशन। ये जो एजुकेशन होती है आपकी इकोनॉमिकल होती है, टाइम के केस में और मनी के केस में भी, ठीक है ना। बिकॉज इसमें क्या होता है, एक सिंगल टीचर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा पाता है, तो इसीलिए ये इकोनॉमिकल होती है आपकी नेचर में, ठीक है। ये थी आपकी कलेक्टिव एजुकेशन। फिर आती है आपकी कॉन्शियस एजुकेशन। ये जो एजुकेशन होती है, ये एजुकेशन आपकी प्रोवाइड की जाती है विद अ फुल नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव थ्रू इट। जैसे कि आपकी कॉलेज एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन जो है आपकी कॉन्शियस एजुकेशन में आती है। इसमें क्या होता है कि आपके कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके कुछ मतलब कि आप जो बच्चे का जो ऑब्जेक्टिव है, कॉलेज में जब बच्चा जाता है एजुकेशन लेने के लिए, जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको वो पूरा कर सके। कि उसको डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर बनने के लिए जो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो जो ट्रेनिंग स्किल वगैरह जो भी कुछ लेनी होती है, वो उनको वो ले सके। तो यहाँ पे कॉन्शियस एजुकेशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना है, तो उसके रिगार्डिंग वो फुल नॉलेज गैदर करे, वो होती है आपकी कॉन्शियस एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे का ऑब्जेक्टिव है, तो जो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा है, तो उसके रिगार्डिंग उसको वो फुल नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड की जाए, वो होती है कॉन्शियस एजुकेशन, जैसे कि आपकी कॉलेज एजुकेशन होगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे के अपने अपने कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी के रिगार्डिंग जिससे कि बच्चा उस ऑब्जेक्टिव को गेन कर सके, उस चीज को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे फुल नॉलेज बच्चे को उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड की जाती है, वो होती है आपकी कॉन्शियस एजुकेशन, ठीक है। फिर आती है आपकी अनकॉन्शियस एजुकेशन। अनकॉन्शियस एजुकेशन क्या होती है कि देखो, ये आपकी कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन जैसी होती है। अनकॉन्शियस एजुकेशन में क्या होता है कि इसमें बच्चा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको सीखने के लिए वो कुछ इतने एफर्ट्स नहीं डालता है या नहीं, और ना उसको
उसके बारे में कुछ ऐसा कुछ खास पता होता है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ, अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करके ऑटोमेटिकली अपने आप ही सीख जाता है। वो होती है आपकी अनकॉन्शियस एजुकेशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बच्चा लर्न करता है अनकॉन्शियसली व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द सोशल एनवायरनमेंट विच सराउंड हिज। ठीक है, तो वो होती है आपकी अनकॉन्शियस एजुकेशन। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ये आपके कुछ और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, लाइक कि एजुकेशन का क्या रोल होता है इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या रोल होता है एजुकेशन का? इट प्रमोट सोशल मोबिलिटी, मतलब एजुकेशन जो है एक वो ड्राइवर है इंडिविजुअल्स के लिए जो उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करता है, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालता है। तो एजुकेशन क्या है? ये एक वो रास्ता है जिसके माध्यम से जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है लाइक इन प्रोमोटिंग सोशल मोबिलिटी। दूसरा आता है डिसमेंटलिंग बैरियर्स, मतलब कि जो उतने भी आपके ट्रेडिशनल सोशल बैरियर्स होते हैं लाइक कास्ट बेस्ड, है ना, और तो इन सब चीज़ों को एजुकेशन जो है तोड़ने में मदद करती है। ठीक है, और इगैलिटेरियन सोसाइटी को एनकरेज करती है, साइंटिफिक और एक ऑब्जेक्टिव आउटलुक को ये आपका जो है एनकरेज करती है, उसको फोस्टर करती है। इगैलिटेरियन का क्या मतलब होता है? इगैलिटेरियन मीन्स एक ऐसा बिलीव जिसमें हम हर एक इंसान को बराबर समझते हैं कि वो सेम राइट, सेम अपॉर्चुनिटी, सेम स्टेटस रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड वो सब डिजर्व करे। ठीक है ना, वो होता है इगैलिटेरियन सोसाइटी जिसमें हम हर इंसान को बराबर मानते हैं। ठीक है, इक्वल मानते हैं, उसको इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, उसका स्टेटस नहीं देखा जाता है कि वो उसका मतलब कि वो अगर लो बैकग्राउंड से है तो हम उससे उसको ये अपॉर्चुनिटीज देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस और उसका बैकग्राउंड। ठीक है, हम उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स उसको देते हैं और उनको बाकी सबके समान ही माना जाता है। वो होती है इगैलिटेरियन सोसाइटी। फिर आता है एम्पावरिंग वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी। एजुकेशन जो होती है वुमन को सशक्त बनाती है, ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म जो है उनको चैलेंज करती है और एक बहुत ही बैलेंस्ड और इक्विटेबल सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है ना। ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जब इसेंशियल स्किल्स और नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं तो एजुकेशन जो है इससे क्या होता है, इनोवेशन आता है लोगों के अंदर, प्रोडक्टिविटी आती है, तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होता है। फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एजुकेशन जो है वैल्यूज को कल्टीवेट करती है, लाइक कौन कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं आपकी? इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर बिल्डिंग अ मॉडर्न एंड हारमोनियस सोसाइटी। ठीक है, सोशल एटीट्यूड्स चेंज करना, चेंजिंग सोशल एटीट्यूड्स, मतलब कि एजुकेशन जो है आपके जो सुपरस्टिशंस हैं, जो आपके प्रिजुडिस्ड हैं, उनको थोड़ा रिड्यूस करने की ये कोशिश करती है। ठीक है ना, जिससे कि एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव अडॉप्ट किया जा सके। मतलब कि जो आपके क्या कहते हैं कि कुछ होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि प्रीजुडिस का मतलब होता है बायस्डनेस, मतलब कि आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो। सुपरस्टिशियस होते हैं जैसे कि काली बिल्ली रास्ता कट गया तो कुछ बुरा होगा, इस टाइप के कुछ सुपरस्टिशियस जो होते हैं, जो चीज मतलब सुपर नेचुरल है, जो अनसीन है, उन फोर्सेस को आप ऐसा मान रहे हो कि वो आपकी लाइफ को, आपके किसी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो होता है आपका सुपरस्टिशन। तो इनको ये रिड्यूस करने की कोशिश करती है। ठीक है, और एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है, कल्टिवेटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन जो है यूनिटी को प्रमोट करती है बाय फोस्टरिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन आइडेंटिटी अमंग डाइवर्स पॉपुलेशन ग्रुप। ठीक है, तो देखो एजुकेशन तो एक बहुत ही पावरफुल टूल है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है ना, बाय इनेबलिंग सोशल मोबिलिटी, डिसमेंटलिंग रिजिड बिहेवियर्स, फॉस्टरिंग प्रोग्रेसिव एटीट्यूड्स। तो ये एक टूल है जिससे कि इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए एंड द इंटरनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए, रीशेपिंग द सोशल स्ट्रक्चर थ्रू इन्फॉर्म्ड, स्किल्ड एंड पावर्ड सिटीजंस। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि एजुकेशन जो है कितना अच्छा रोल प्ले करती है इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल स्ट्रक्चर।
हम पढ़ते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है इन टुडेज डेमोक्रेटिक पीरियड। देखो ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये आपके लॉन्ग में पूछे गए हैं। जो मैंने अलग से लॉन्ग में क्वेश्चन जो जनरल आते हैं कि एजुकेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, उसके बारे में डिटेल से बताइए, ये तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्योंकि देखो ये प्रीवियस 8 इयर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और फिर देखो आपको हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस में से एक करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें 2 क्वेश्चन की चॉइस आती है, उसमें से एक करना होता है। तो मैंने कराए सारे ही हैं, ठीक है ना। तो ये भी सब लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए हैं जो मैं पूछ रही हूँ। ऐसा मत समझना कि ये तो मैंने इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है तो सब एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए हमारे आज के इस डेमोक्रेटिक पीरियड में, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका। देखते हैं क्या होने चाहिए। कल्टिवेटिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हम सिटीजन्स को एजुकेट क्यों करते हैं, जिससे कि वो अपने राइट्स को समझ सकें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, लाइक जैसे कि वोटिंग होती है, ठीक है ना। तो वो अपनी जिम्मेदारियों को, जो अपने उनके राइट्स हैं, उनको वो समझ सके, ठीक है। प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड इक्वालिटी, भाई एजुकेशन क्या करती है, एनकरेज करती है लोगों को, जिससे कि वो एनालाइज कर सकें, अपना भी कोई व्यू पॉइंट रख सकें, है ना। और क्या कहते हैं कि कोई चीज अगर उनको ठीक नहीं लग रही है कि लाइक दिस इज नॉट करेक्ट जो हो रहा है हमारा इस डेमोक्रेटिक इंडिया में, तो उसको चैलेंज भी वे कर सकते हैं। तो ये कब होगा, जब उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, ठीक है ना, और साथ ही इक्वालिटी का एनवायरनमेंट होगा, ठीक है ना। तो एजुकेशन क्या करता है, कहीं ना कहीं एजुकेशन क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, ठीक है ना। और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे कि इक्वालिटी आए सबके अंदर, ठीक है। डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड करेक्टर्स, भाई देखो एजुकेशन मदद करती है बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप करने में, लाइक जैसे कि जस्टिस है, लिबर्टी है ना, रिस्पेक्ट करना दूसरों की, ठीक है ना। तो ये सब बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं, इनके अंदर मोरल एथिकल वैल्यूज बच्चों के अंदर आती हैं, ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब कि बच्चों के अंदर स्किल्स जो हैं वो इन्हांस की जाए फॉर द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इंश्योर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, कि बच्चे जो हैं इकोनॉमिकली भी और सोशली भी जो है पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज़ में, बच्चों के अंदर इतनी स्किल्स डेवलप हों, इतनी अच्छी तरीके से स्किल्स डेवलप हो कि वो जो है हमारे इस वर्ल्ड में चेंजेस ला सके, जो कि अच्छे चेंजेस हैं वो ला सके, फास्ट चेंजेस ला सके, ठीक है ना। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण भी आपका एजुकेशन देता है आपको, है ना, कि आप में वो एबिलिटी है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि नारी सशक्तिकरण है या नहीं, वो चीज़ एम्पावरमेंट भी एजुकेशन से आती है। फोस्टरिंग नेशनल एंड ग्लोबल आइडेंटिटी, मतलब कि बिल्डिंग अ डीप सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, प्राइड इन नेशनल हेरिटेज एंड अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, है ना। वो गर्व फील करें अपने इस नेशनल हेरिटेज को लेके, जो हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, चाहे वो हमारे कल्चर्स में हो, वैल्यूज में हो, ठीक है ना, चाहे वो ट्रेडिशंस में हो, लोगों के अपने अपने बिलीव्स हैं। देखो इतने धर्म है हमारे इंडिया में, सब धर्म के अपने अपने बिलीव हैं, हर धर्म में अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग कल्चर है, तो सबकी रेस्पेक्ट करें, ठीक है ना, गर्व महसूस करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि इसका धर्म तो ये है, ये तो बेकार है इसका धर्म, ऐसा ना हो, सब गर्व फील करें, इस नेशनल हेरिटेज को एक्सेप्ट करें, देशभक्ति की भावना बच्चों के अंदर आए, ठीक है। जब भी तो हम लोगों के अंदर जो ग्लोबल सिटीजनशिप है उसकी अवेयरनेस प्रोवाइड कर पाएंगे, बच्चों के अंदर वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये एम्स जो हैं आपके क्या कहते हैं कि इनेबल करते हैं इंडिविजुअल्स को टू एंटर इफेक्टिवली एंड क्रिएटिवली इनटू द मेनी टास्क एंड द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये जो एम है आपके, ठीक है, ये होलिस्टिक पर्सनालिटी बच्चों के अंदर लेके आते हैं, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं और इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर द प्रोडक्टिव मॉडर्न रोल्स वाइल रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है उसको रेस्पेक्ट करते हुए आप बच्चों के अंदर वैल्यूज डेवलप करना, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फंक्शन हमको बताने हैं। तो देखो सोशलाइजेशन एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्कूल्स क्या करते हैं, बच्चों को सोसाइटल नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज बिलीव्स
कल्चर, हेरिटेज, इन सब के बारे में पढ़ाते हैं, जिससे कि वो आपके ट्रांसफर हो सके फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। होता है ना कि जैसे दादी बाबा ने बताया कि जैसे कि कोई कहानी सुनाई कि शिव जी ऐसे थे, तो एक तरीके से क्या है, ये आपका जो पुरानी संस्कृति चली आ रही है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती जा रही है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन एंड कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो उसके रूल्स रेगुलेशन है, जो उसकी वैल्यूज है, जो उसकी विचारधारा है, जो उसके बिलीव्स हैं, वो बच्चे समझ सके और कल्चर ट्रांसमिशन आपका होता रहे। सोशल इंटीग्रेशन एंड कंट्रोल, मतलब एजुकेशन जो है अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड्स को एक साथ लेके आती है, सोशल कोहिजन को प्रमोट करते हैं। सोशल कोहिजन का मतलब ये होता है एक तरीके से यूनिटी, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, ठीक है ना, उसका इकोनॉमिक स्टेटस, इन सबको अलग रखते हुए जितने अलग अलग बैकग्राउंड्स को एक साथ लेके आना, ठीक है ना। एक नेशनल आइडेंटिटी जो है वो सब शेयर करें कि वी आर नॉट हिंदू मुस्लिम, वी आर इंडियन, ठीक है ना, और डिसिप्लिन। तो ये सब चीजें एजुकेशन प्रमोट करती है। स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक फंक्शन, एजुकेशन जो है इंडिविजुअल्स को टेक्निकल इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी जो है वो सिखाती है, जिससे कि बच्चे एम्प्लॉयमेंट में जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो सके हमारे देश की और पॉवर्टी कम हो सके। पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मतलब एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इनहांस करती है, एनकरेज करती है, डिसीजन मेकिंग को एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। सोशल प्लेसमेंट, जो स्कूल्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स को उनके स्किल के बेसिस पे या उनकी मेरिट के बेसिस पे उनको एक स्पेसिफिक रोल जो है वो असाइन कर देते हैं कि आपका ये काम है, आप इस रोल के लिए सबसे बेटर हो, तो आप इस एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बेटर हो, ठीक है ना। जैसे कंपनियों में प्लेसमेंट होता है बच्चों का, तो उनकी स्किल्स के बेसिस पे ही तो होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे देश के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एक वर्कफोर्स जनरेट होती है, वो इंक्रीज होती है, ठीक है ना। सोशल चेंज एंड इनोवेशन, एजुकेशन एनकरेज करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को, ठीक है ना, साइंस में जिससे कि एडवांसमेंट आ सके, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ सके, सोशल प्रोग्रेस हमारी हो सके, ठीक है। ये होते हैं एजुकेशन के फंक्शंस। तो ये जो फंक्शंस हैं ये आपके में इंश्योर करते हैं कि जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा इस टाइम सोशल स्ट्रक्चर है, उसको वो मेंटेन रहे और बच्चे जो हैं अडेप्टेबल बने सोसाइटी के साथ और फ्यूचर चैलेंजेस से लड़ना सीखे, ठीक है। तो एजुकेशन एक फाउंडेशनल पिलर है फॉर द बोथ इंडिविजुअल ग्रोथ एंड सोसाइटल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। कैसे? बाय फैसिलिटेटिंग इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। समझ में आया? अब देखते हैं एजेंसीज कौन कौन सी हैं एजुकेशन की। देखो एजेंसीज की बात करते हैं। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आर institutions and structures that facilitate learning and development, categorized into formal and informal and non-formal types। देखो जो एजेंसीज होती है एजुकेशन की, इनको तीन में कैटेगराइज करा गया है, एक तो फॉर्मल, एक इनफॉर्मल और एक हो गई आपकी नॉन फॉर्मल। एजुकेशन जो है वो हम इन तीन एजेंसी से ही लेते हैं, ठीक है। फॉर्मल में आ जाते हैं आपके जो फॉर्मल है, जैसे कि आपने इंग्लिश में फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर लिखा होगा, तो फॉर्मल क्या होता है, जो आपके बिजनेस, स्कूल, कॉलेजेस या किसी बिल्डिंग के कमिश्नर को लिख रहे हो, सीईओ को लिख रहे हो, ये सब फॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो वही फॉर्मल का मतलब क्या, जैसे कि आपके स्कूल कॉलेजेस हो गए, तो यहाँ से जो आप एजुकेशन लेते हो, ठीक है ना। तो ये जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, ये सब क्या है, फॉर्मल एजेंसीज है एजुकेशन की, ठीक है ना। इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाती है आपकी एजेंसी, इनफॉर्मल एजेंसी में आपके आते हैं जैसे कि फैमिली आ गई आपकी, आपके आसपास के फ्रेंड्स आ गए, आपके आसपास के लोग आ गए, पीयर्स आ गए, ये सब, ठीक है। और कम्युनिटी आ गई, सोसाइटी आ गई, ये सब। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाते हैं लाइक आपके एनजीओज हो जाते हैं, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है अलग से, ठीक है। तो ये आपके नॉन, जो आप अलग से ट्रेनिंग लेते हो किसी चीज की, ठीक है, वो सब आपके नॉन फॉर्मल एजेंसीज में आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली एजेंसी क्या है, एजेंसीज क्या है, एजेंसीज दे फैसिलिटेट लर्निंग और बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, उनको एजुकेशन, उनको नॉलेज देती हैं। तो तीन तरीके की एजेंसीज होती हैं आपकी, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये तीनों मिलके जो है इंडिविजुअल की स्किल को, उसकी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, कल्चर वैल्यूज बच्चों के अंदर लेके आते हैं, ठीक है ना। समझ में आया?
ये होता है। नॉन फॉर्मल एजेंसीज में लाइक आपके एनजीओ को यहाँ लिख भी रहा है, नॉन फॉर्मल में आपके एनजीओ आ जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स आ जाते हैं, लाइक मीडिया हो गया आपका, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये सब आपके नॉन फॉर्मल में आ जाते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। की एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसीज। फॉर्मल एजेंसीज में आप क्या जाते हैं, जिनका करिकुलम एकदम फिक्स्ड होता है, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, जो एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। इनफॉर्मल एजेंसीज में जाते हैं आपके जो जिन लोगों के साथ आप डेली लाइफ में भी इंटरेक्शन करते हो, लाइक फैमिली मेंबर्स हो गए आपके, पीयर ग्रुप्स हो गए, कम्युनिटी हो गया, ये सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, सोशल इंटरेक्शंस, ये सब आपके इनफॉर्मल एजेंसीज में आती है। नॉन फॉर्मल एजेंसीज में आ जाती हैं आपकी लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, तो ये सब आपकी नॉन फॉर्मल एजेंसीज में आ जाती हैं। ठीक है, एजुकेशन के एम क्या है सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे गए हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, आप देख मैच कर सकते हो। बल्कि मैंने बीएड जब अपनी करी थी इस नेक्स्ट पिछले साल, मेरी इस साल मेरा सेकेंड ईयर है, इससे पहले जो मेरा फर्स्ट ईयर था मेरे पे उसके सारे पेपर रखे, मैं आपको पेपर भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है ना, आप पेपर भी देख सकते हो। एम्स क्या है एजुकेशन के सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कोहेजन एंड यूनिटी। ठीक है ना, मतलब कि लोगों को साथ लेके आना, अलग अलग बैकग्राउंड से, जिससे कि एक रेस्पेक्ट जनरेट हो सके, टॉलरेंस पावर जनरेट हो सके, अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नेशनल यूनिटी। ठीक है, सिटीजनशिप डेवलपमेंट, इंडिविजुअल्स को इक्विप करना विद द नॉलेज ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब कि इंडिविजुअल्स को उनकी राइट्स, उनकी ड्यूटीज के बारे में अवगत करवाना, उनको प्रिपेयर करना कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करें एक्टिवली, जैसे कि आपकी वोटिंग होती है। ठीक है ना, ये सब चीजें, जैसे कि गवर्नमेंट जो सरकारी, जो आपके जो सरकारी आपका कोई भी आपका काम है, जो आपके ड्यूटी है एज अ नेटिव, तो वो आप करो। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, कि लोगों के अंदर सेंस होनी चाहिए ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स अदर्स एंड द एनवायरनमेंट, मतलब एनकरेज करो कम्युनिटी सर्विस को। ठीक है ना, कि जो लोगों की ड्यूटी है वो उसको करे। जैसे कि आज के टाइम पे देखो, हमारी एज एन इंडियन ड्यूटी क्या है कि हम जिस देश को अपनी माँ मानते हैं, जिस धरती को अपनी माँ मानते हैं, उस धरती को गंदा करके रखते हैं, जगह जगह कूड़ा बिखरा रहता है, बच्चे गाड़ी में बैठ के कुरकुरा चिप्स खाते हैं, पैकेट नीचे ही फेंक देते हैं रोड पे शीशे से बाहर। तो अगर हमारे अंदर एक क्या कहते हैं कि अगर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, तो शायद हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी डेवलप होनी चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी को समझे। ठीक है ना, समझ में आता है। सोशल एफिशिएंसी मतलब इंडिविजुअल्स को एनकरेज करना कि वो लिवलीहुड अर्न करें, मतलब कि पैसे कमा सके और इकोनॉमी में थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सके। इससे क्या होगा, दे आर सोसाइटी के लिए वो बर्डन नहीं है। ठीक है ना, बल्कि एक तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेंट है, जो अपनी भी प्रोग्रेस कर रहा है और सोसाइटी की भी प्रोग्रेस कर रहा है, और सोसाइटी की प्रोग्रेस हो रही है तो इसका मतलब देश आगे बढ़ रहा है। कल्चर प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि हम बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बच्चों को हम मोरल वैल्यूज, आपकी एक मोरल वैल्यू की बच्चों को में छोटे बच्चों में बुक लगती है, तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं हम बच्चों को, वैल्यूज पढ़ाते हैं, ट्रेडिशंस पढ़ाते हैं। क्यों? जिससे कि हमारा जो हेरिटेज है वो प्रिजर्व रह सके, आने वाली जनरेशन के लिए भी ये ट्रांसफर हो सके वैल्यूज। सोशल मोबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को, जिससे कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन रह सके, इंप्रूव हो सके, इनइक्वालिटी कम हो सके और पॉवर्टी भी हमारे समाज से कम हो सके। ये एम होने चाहिए एजुकेशन के इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। मैंने काफी सारे लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में कैसे भी पूछ सकता है। तो ये इतने सारे पॉइंट हैं, आप इनको थोड़ा ओवर एक्सप्लेन करके लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बट पॉइंट्स याद रख लेना। अब एजुकेशन क्या है, ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो जॉन दीवे, ये आपके एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला था कि एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें 3 पोल काम करते हैं। 3 पोल मतलब कि 3 फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। एक तो टीचर होता है एजुकेशन में, एक आपका बच्चा होता है लर्नर, और एक होती है आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसीलिए एजुकेशन क्या होता है, ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस होता है, जिसमें टीचर क्या करता है, गाइड करता है, ये एक फैसिलिटेटर होता है। ठीक है ना, ये
बच्चे की मदद करता है कि किस तरीके से वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो सकता है, उसके बिहेवियर में चेंज लेके आता है, उसको नॉलेज स्किल्स उसकी डेवलप करता है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रोल प्ले जो करता है वो टीचर ही करता है, क्योंकि टीचर ज्ञान देता है बच्चे को। लर्नर हो गया द फोकस ऑफ द प्रोसेस हुज पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी नर्चर्ड एंड डेवलप। वो बच्चा जिसकी पर्सनैलिटी, जिसकी स्किल्स, जिसकी एबिलिटीज डेवलप की जाती हैं, जिस पे टीचर फोकस करता है, वो होता है आपका बच्चा। एक होता है आपका सोसाइटी या सोशल एनवायरनमेंट, या एक एनवायरनमेंट जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है ना। लाइक कि एम्स क्या होने चाहिए एजुकेशन के, करिकुलम कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, किस तरीके से हम इस बच्चे की डेवलपमेंट को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। तो वो सब चीजें आपकी किस में आ गई, एनवायरनमेंट में आ गई, ठीक है। तो ये इसीलिए एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस कहा जाता है। पहले एजुकेशन को बाइपोलर कहा जाता था, बाइपोलर में सिर्फ टीचर और स्टूडेंट आते थे, लेकिन फिर जॉन डीवे ने इसको थोड़ा रिफॉर्म करा और इसको बोला कि ये नहीं, ये सिर्फ टीचर और स्टूडेंट से नहीं, एक ऐसा इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट जो इन दोनों के बीच में होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इन्होंने एजुकेशन को एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस माना, ठीक है। पढ़ भी लेते हैं। ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन चैंपियन मतलब सपोर्टेड बाय जॉन डीवे डिफाइंस लर्निंग एज अ डायनामिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन थ्री एसेंशियल पोल्स, द टीचर, द लर्नर एंड द सोसाइटी, या सोशल एनवायरनमेंट या करिकुलम जो होता है आपका। इट हाईलाइट्स दैट एजुकेशन इज नॉट merely साइकोलॉजिकल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, बट इट इज अ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस दैट शेप द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नीड्स एंड वैल्यूज। मतलब कि एजुकेशन जो है ये सिर्फ नॉलेज का ट्रांसफर ही नहीं है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बल्कि ये एक सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे हम बच्चे के बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नीड्स एंड वैल्यूज, ठीक है। तो तीन पोल है आपके बाई ट्राइपोलर प्रोसेस में, टीचर, लर्नर एंड दिस सोसाइटी या सोशल एनवायरनमेंट, या कह दो करिकुलम, क्योंकि एक करिकुलम के बेसिस पे ही तो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा, ठीक है ना। हमें एक शॉर्ट नोट और लिखना है ऑन एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल वेलफेयर, इसके ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी आप जब इस बुक के मैं आपको 4, 5, 6 यूनिट करवाऊंगी ना, तो उसमें अलग से चैप्टर्स भी है, एजुकेशन एज ए नेशनल इंटीग्रेशन, इस तरीके से अलग से चैप्टर्स भी हैं इनके, ठीक है। तो कैसे देखते हैं, इक्वलाइजिंग अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है ना, जो इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि वो अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव कर सके, पॉवर्टी कम हो सके और इनइक्वालिटी भी हम खत्म कर सकें। फंडामेंटल राइट्स एंड एम्पावरमेंट, देखो घूम फिर के चीज वही है, चाहे सोशल कॉन्टेक्स्ट में एम क्या होने चाहिए, है या नहीं, नेशनल इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, एजुकेशन एज ए, तो सब पॉइंट्स वही सब है नहीं। मैंने बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो राइट टू एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जैसे कि आपका इंडिया का भी एक आरटी एक्ट आया था 2009 में, ये आपको मैं कंटेम्प्रेरी में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स एंड एम्पावरमेंट की मतलब एजुकेशन के माध्यम से बच्चे अपने फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं, ठीक है ना, एम्पावरमेंट, सशक्त बनते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो एडल्ट हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये मार्जिनलाइज ग्रुप को भी सशक्त करता है, बच्चों को या फिर जो कमजोर कम्युनिटीज होती है उनको, ठीक है। सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सोशल वैल्यूज को ट्रांसमिट करने में और नॉलेज को टू द नेक्स्ट जनरेशन, जिससे कि आपका सोशल इंटीग्रेशन प्रमोट हो। हेल्थ एंड सोशल आउटकम्स, मतलब हायर एजुकेशन लेवल्स आर लिंक टू बेटर हेल्थ आउटकम्स एंड हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो हेल्थ एंड देखो एजुकेशन जो है आपकी हेल्थ पे भी फोकस करता है भाई। जो हायर एजुकेशन में बच्चे जो होते हैं आपका, वो हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज आपके पढ़ते हैं, जैसे कि कुछ एमबीबीएस करते हैं, डेंटल हो गया आपका, आई का हो गया, ऑर्थो का हो गया, है ना। तो ये सब हायर एजुकेशन लेवल पे जो है ये बच्चे जो हैं लर्न करते हैं। तो एजुकेशन रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ और सोशल आउटकम्स को इम्प्रूव करने में। सोशल इन्वेस्टमेंट अप्रोच, मतलब जो आपके एजुकेशन है एक तरीके से क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट ही तो है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल्स रिस्क लेना सीखते हैं, ठीक है ना, और ये जो है आपकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करती है,
इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मतलब कि जो एजुकेशन है ये इकोनॉमी को भी सर्व करती है, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से बच्चे पैसे कमाते तो उनकी अपनी भी प्रोग्रेस होती है, उनके समाज की प्रोग्रेस होती है, और समाज की प्रोग्रेस हो रही है तो मतलब देश प्रगति कर रहा है। तो इकोनॉमी को सर्व करते हैं बाय क्रिएटिंग स्किल्ड वर्क फोर्स क्रिएट करके, इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेशनल वेलफेयर। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि एजुकेशन किस तरीके से हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये भी देखते हैं कैसे हेल्प करती है एजुकेशन आपकी, ये लास्ट है। ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं एजुकेशन जो है it can provide opportunities for the students to learn about and appreciate the diversity of cultures, languages and traditions within the country। मतलब एजुकेशन जो है बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि वो अपने कल्चर को रेस्पेक्ट कर सकें, उसको अप्रिशिएट करें, हमारे जो देश में इतनी भाषाएं हैं उनको वो रेस्पेक्ट दें, ट्रेडिशंस जो हमारे देश में है इतने डाइवर्स ट्रेडिशंस हैं उन सबको अप्रिशिएट करें, उनको रेस्पेक्ट करें, उनको सीखें। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो बैरियर्स होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड्स में वो टूटते हैं, वो कम होते हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रेस्पेक्ट बढ़ती है बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक है, जो स्कूल्स होते हैं वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, कैसे? थ्रू एक्टिविटीज एंड इवेंट्स जिसमें हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, है ना, और हम सब एक कम्युनिटी है, अलग अलग कम्युनिटी नहीं। लाइक स्कूल्स में चाहे ईद हो, चाहे आपका हिंदुओं का कोई फेस्टिवल हो, दिवाली हो, होली हो, चाहे फिर वो पंजाबियों का वो गुरु नानक जयंती हो, ठीक है ना, चाहे वो सिख हो, चाहे वो उनका ईसाइयों का, चाहे वो क्रिसमस हो, हम सारे फेस्टिवल्स स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो स्कूल है वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने का थ्रू एक्टिविटीज एंड इवेंट्स, क्योंकि हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं स्कूल्स में। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हम सब एक कम्युनिटी हैं, वो वाली सेंस क्रिएट होती है बच्चों के अंदर। एजुकेशन हेल्प करती है टू रिड्यूस प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। देखो एजुकेशन मदद करती है जो बायसनेस होती है कि तुम तो मार्जिनलाइज ग्रुप से हो, हम रिच, हम अपर हाई क्लास से हैं, तो ये जो डिफरेंस होता है ना इसको कम करती है। स्टीरियोटाइप्स जो बना दिए जाते हैं कि क्या कहते हैं कि लड़की है तो ये तो बहुत रोएगी, लड़का है कम रोएगा, तो उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि तुम कम ही रो। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, तो ये एजुकेशन इन पे बिलीव नहीं करती। एजुकेशन जो है ये प्रीजुडिस को, स्टीरियोटाइप्स को कम करती है बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, बाय टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द हिस्ट्री के बारे में बच्चों को पढ़ा के, वैल्यूज के बारे में बच्चों को पढ़ा के, ठीक है ना, जिसमें डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स भी होते हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो एजुकेशन क्या है, एक तरीके से प्रोमोट करती है नेशनल आइडेंटिटी को बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज। ठीक है, एजुकेशन के माध्यम से स्टूडेंट्स जो हैं स्किल्स सीखते हैं जिससे कि वो उनके अंदर, जब उनका बच्चों का डेवलपमेंट होगा, जब वे स्किल्स उनके अंदर डेवलप होंगी तो वो बच्चे कोई ना कोई वर्क फोर्स में, किसी न किसी वर्क फोर्स में काम करने लग जाएंगे और इससे हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एजुकेशन प्रमोट करती है एम्पैथी को एंड अंडरस्टैंडिंग को बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट टू द चैलेंजेस फेस बाय डिफरेंट कम्युनिटीज। देखो अलग अलग कम्युनिटीज जो चैलेंजेस फेस करती हैं, तो एजुकेशन जो है बच्चों के अंदर इतनी समझ डेवलप करती है, प्रमोट करती है जिससे कि बच्चे इन चैलेंजेस को फेस कर सके। ठीक है, और एनकरेज करती है कि वो सॉल्यूशन जिससे कि वो डेवलप कर सके जो सबको बेनिफिट करे। ठीक है, ऐसी स्किल बच्चों के अंदर डेवलप करना कि उनके सामने कैसा भी चैलेंज आ जाए वो उससे लड़ सके, उसका सॉल्यूशन निकाल सके जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, इस तरीके का सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, by providing equal educational opportunities to all students regardless of their background। एजुकेशन सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो होती हैं उसको भी कम करती है और सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करती है। एजुकेशन कैन हेल्प टू बिल्ड अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉपरेशन अमंग पीपल। देखो एजुकेशन की सहायता से क्या होता है, लोगों में ट्रस्ट डेवलप होता है, कॉपरेटिवनेस डेवलप होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी जगह से हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, इससे अंडरस्टैंडिंग और एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट आपकी डेवलप होती है। ठीक है, स्कूल्स जो हैं कॉमन लैंग्वेजेस प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन टूल प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो अलग अलग रीजन से होते हैं। तो दिस है
दिस कैन हेल्प ब्रिज कम्युनिकेशन गैप्स एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। फाइनली एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है, बच्चे एनालिसिस करते हैं हर चीज का, जिससे कि बच्चे जो है क्वेश्चन कर सके, चैलेंज कर सकते हैं कुछ किसी भी आइडियोलॉजी को अगर उनको वो गलत लग रही है तो, ठीक है। तो इस तरीके से एजुकेशन आपका एक रोल प्ले करती है, बहुत अच्छा खासा हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू दिवे जी के हिसाब से एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो प्रिपेयर करे फॉर द डेमोक्रेटिक सोसाइटी बच्चों को, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो बच्चों का, मोरल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, मतलब बच्चे करके सीखे, ठीक है ना, कर पहले प्रैक्टिकली चीजों को करके बच्चे सीखे। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों की नीड्स उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन का करिकुलम इस तरीके से सेट होना चाहिए। एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, एकदम बच्चे एक्टिवली इंगेज हो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन दो बच्चों को जो उनके जीवन भर काम आए, ठीक है। और सोशल रिफॉर्म, बच्चे जो हैं हमारे एक सोशल रिफॉर्मर बने, कि जो चीज गलत है, जो आइडियोलॉजी गलत है और वो अब तक चल रही है, तो बच्चे जो हैं उसको हटा सके, ठीक है। ऐसे तो देखो पहले टाइम पे भी बहुत गलत काम थे, जैसे लाइक सती सिस्टम था और महिलाओं को वो पूरे अधिकार ना मिले, लेकिन देखो सोशल रिफॉर्मर वाली क्वालिटी भी हर किसी में नहीं होती है। वे सोशल रिफॉर्मर थे लाइक आपके महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ये सब थे जो सोशल रिफॉर्मर थे। तो देखो इन्होंने जो है आवाज उठाई, लड़े, और देखो आज के टाइम पे देख लो सती सिस्टम जैसा, ये इस टाइप के जो ये एंटी सोशल एक्टिविटीज थी आज के टाइम पे फिर भी नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे हो सकता है और भी बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, और उनको खत्म करने के लिए सोशल रिफॉर्मर होने जरूरी है। और सोशल रिफॉर्मर कौन होंगे, हमारे ये बच्चे ही होंगे, ठीक है। जब इन बच्चों के अंदर वो इस तरीके की हम नेशनल डिग्निटी, नेशनल इंटीग्रेशन वाली भावना, पेट्रियटिज्म, इस तरीके की वैल्यूज बच्चों के अंदर डेवलप होंगी, तो वो बड़े होकर इन चीजों को चैलेंज करेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए दिवे जी के हिसाब से एजुकेशन के, ठीक है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक था एजुकेशन, वो आपका कंप्लीट हुआ। एक टॉपिक और बचता है नॉलेज, नॉलेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा आप सबको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन के क्या टाइप्स होते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में विस्तार से बताइए, ठीक है। ये सब चीजें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एजुकेशन का क्या रोल है आज की डेमोक्रेटिक पीरियड में, एजुकेशन के क्या फंक्शंस होने चाहिए, एजेंसीज क्या है एजुकेशन की, ट्राइपोलर प्रोसेस है एजुकेशन कैसे है, एजुकेशन किस तरीके से हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, दिवे जी के हिसाब से एजुकेशन के क्या एम होने चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एक बार पॉइंट्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अंदर का तो आप फिर भी अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे, लेकिन पॉइंट्स जरूर लर्न कर लेना, ठीक है। एजुकेशन का क्या रोल है ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल स्ट्रक्चर, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। कोई भी दिक्कत दुविधा परेशानी आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कल से हम नेक्स्ट इसी यूनिट का ही हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नॉलेज।